वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस आपात उपबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है और किस उपबंध का प्रयोग है, किस समय किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि भारतीय संविधान में राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है। अब वो विशेषता क्या है कि जिसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक रूप में रूपांतरित हो जाता है। यानी वैसे भारतीय संघ का जो प्रारूप है वो संघ है, यानी राज्यों का संघ है, लेकिन आपातकाल के समय या संकट के समय एकात्मक रूप धारण कर लेता है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। यद्यपि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ समय तक संघवाद के सिद्धांतों को त्याग दिया जाता है। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। और ये जो भाग 18 है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। यानी आपात उपबंधों का जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से किया हुआ है। तो अब मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अलग कलर से शो किए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि जो ये इम्पोर्टेंट है, कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में वो अक्सर या तो कि ये पूछा जाएगा कि कौन से भाग में आपात उपबंधों का उल्लेख है। तो भाग हो गया 18। अनुच्छेद कौन से, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने अलग कलर से प्रदर्शित किया है ताकि आप उस पर थोड़ा गौर करें और उसको याद भी रखें। और एक इम्पोर्टेंट बात की भारतीय संघ है आपातकाल में संघात्मक से एकात्मक रूप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यानी संविधान में 3 प्रकार के आपात स्थितियों का जो वर्णन किया गया है। पहली है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह से उत्पन्न आपात, या जिसको सामान्य भाषा में राष्ट्रीय आपात कहते हैं। ये अनुच्छेद 352 के तहत इसकी घोषणा की जाती है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, या सामान्य भाषा में जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा है वित्तीय आपात, जिसको अनुच्छेद 360 में वर्णित किया गया है। अब मैं अगली वीडियो में इन तीनों के बारे में अलग अलग पूरा वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या अनुच्छेद 356 का प्रयोग होगा, किन किन कंडीशन में 352 का प्रयोग होगा। तो ये सारी अगले जो वीडियो है उसमें मैं डिटेल से एक एक पे चर्चा करेंगे। आज हम आपात उपबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। अब राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में इसमें विस्तार से देखेंगे कि अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा और उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में है। अनुच्छेद 353 और 354 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों को दिया गया है। यानी राष्ट्रीय आपात का जो वर्णन है वो 52 में किया गया, उसके बाद में उसके जो भी प्रभाव होंगे उनका वर्णन अनुच्छेद 353 और 354 में किया गया। और आपात की उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर पड़ने वाले जो प्रभाव है वो अनुच्छेद 358 तथा 359 में दिया गया है। इस तरह से आपात उपबंधों के बारे में अनुच्छेद 352, 353, 54 और 58, 59 ये महत्वपूर्ण है। अब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है। और जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि यदि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, तो संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को जब ये समाधान हो जाए, जब महसूस हो जाए या ऐसा लगे कि भारत के किसी देश के पूरे देश पर या भारत के किसी भाग पे युद्ध की आशंका है या बाह्य आक्रमण का खतरा है या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की जो उद्घोषणा कर सकता है। और ध्यातव्य है कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द था। यानी पहले जो शब्द था वो आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, यानी सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया आंतरिक अशांति के स्थान पे। शुरुआत में जो शब्द था वो आंतरिक अशांति था। अब इसका क्यों ये जरूरत पड़ी ये भी आगे देखेंगे कि कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां हो गई कि इस शब्द को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, यानी बिल्कुल निकट है,
तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अर्थात आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने से पूर्व भी की जा सकती है। यानी उसको अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि निकट भविष्य में आपात की स्थिति आ सकती है, सशस्त्र विद्रोह हो सकता है, ऐसी परिस्थिति अगर उत्पन्न हो रही हो या पैदा हो रही हो, तो ये पूर्व में भी यानी घटित होने से पूर्व में भी आपात की घोषणा की जा सकती है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यथा संशोधित इसमें संशोधन किया गया था। अब आगे है, ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी करता है जबकि मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देती है। यानी राष्ट्रपति घोषणा तभी करेगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देगा कि ऐसी स्थिति आ गई है कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ेगी, उद्घोषणा करनी पड़ेगी। अब पहले लिखित की नहीं थी प्रावधान, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में ये लिखित सूचना की अनिवार्यता को 44वें संशोधन 1978 द्वारा जोड़ी गई। अब इसका कारण क्या था कि उल्लेखनीय है कि 1975 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने आंतरिक अशांति की राष्ट्रपति की संसूचना को भेजकर गुप्त रूप से आपातकाल की उद्घोषणा करवा दिया था और मंत्रिमंडल को उद्घोषणा के बाद सूचित किया गया था। ये एक प्रकार की निरुपमता थी और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए ये बाद में 1978 में 44वें संविधान द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना के आधार पर ही राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करेंगे। और ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि 1975 में जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनके कार्यकाल में ये एक बार आपातकाल की घोषणा हुई थी, तब ये मामला चर्चा में रहा। उसके बाद में ये 44वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को किसी पश्चाती उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित या वैलिड कर सकता है या वापस ले सकता है, रिवोक कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार कि अगर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की है तो उसको फिर अगली जो किसी पहले वाली उद्घोषणा का भी वापस ले सकता है या उसमें भी कोई बदलाव कर सकता है या उद्घोषणा को वापस भी ले सकता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बताने के लिए मैंने कलर में शो की, अलग कलर में, वो ये है कि ध्यातव्य है कि उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। यानी कोई उद्घोषणा करनी है, आपातकाल को लगाना है, परिवर्तित करना है, तब तो मंत्रिमंडल की लिखित सूचना जरूरी है। उसकी सिफारिश के बिना आपातकाल की घोषणा नहीं होगी। लेकिन आपातकाल को वापस लेना है तो उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना जरूरी नहीं है। ये भी एक विशेष बात है जो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति को भिन्न भिन्न आधारों पर यथा जैसे कौन कौन से यथा युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आसन संकट यानी आने वाले संकट, संभावित संकट के आधार पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति प्राप्त है। और राष्ट्रपति को यह शक्ति 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा प्रदान की गई। इसके लिए अनुच्छेद 352 में खंड 9 जोड़ा गया और 1975 में जब आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपात की घोषणा की गई थी, उस समय 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल वो प्रवर्तन में था, यानी पहले से ही वो आपातकाल की घोषणा 1971 वाली हो चुकी थी। और 1975 की उद्घोषणा की वैधता को प्रदान करने के लिए ही 38वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 9 में के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से अंतःस्थापित कर दिया गया था। ये विशेष बात थी। अब नेक्स्ट है उद्घोषणा का अनुमोदन, यानी अगर मंत्रिमंडल ने लिखित में सिफारिश दे दी और राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी तो उसका अनुमोदन किस तरीके से किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा सिवाय उसके वापस लेने की उद्घोषणा, यानी जो भी उद्घोषणा आप लागू करने की जो होती है उसमें दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए। और यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं तो उद्घोषणा स्वतः रूप से समाप्त हो जाती है। यानी उसका अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जरूरी है। किंतु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो या 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता है, जैसे कि मान लो आज उद्घोषणा की और उसके 1 महीने के अंदर ही लोकसभा विघटित हो गई, तो नई लोकसभा के गठन में तो समय लगेगा, तो 1 महीने का समय उसमें है, वो फिर उसमें आगे बढ़ जाएगा। तो अब उसमें क्या होगा कि राज्यसभा है वो अनुमोदित कर देगी। जैसे कि मान लो लोकसभा विघटित हो गई और 1 माह के अंदर विघटित हो गई, लेकिन राज्यसभा जैसा कि आपको पता है स्थायी सदन है जो कभी पूर्ण रूप से विघटित नहीं होता, तो राज्यसभा द्वारा अगर अनुमोदित कर दिया गया है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए, अन्यथा वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यानी आपातकाल की उद्घोषणा अगर कर दी
उसके बाद में लोकसभा अगर भंग कर दी गई तो जब भी लोकसभा नई बनेगी, यानी चुनाव होंगे, चुनाव के बाद नई लोकसभा का जब गठन होगा तो नई लोकसभा गठन होने के दिन से 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा द्वारा भी इसका अनुमोदन जरूरी है। और जब तक लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक राज्यसभा द्वारा जो भी अनुमोदित है वो मान्य रहेगी। तो इस तरह से लोकसभा के संबंध में ये है कि लोकसभा कहते हैं इसको विघटनकारी सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति आए कि उद्घोषणा हो गई और उसके बाद में लोकसभा का विघटन हो गया, सरकार या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा भंग हो गई, तो चुनाव के तुरंत बाद जब भी नई लोकसभा का गठन हो जाएगा 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर उसको नई लोकसभा द्वारा अनुमोदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वो घोषणा है वो व्यवहार में नहीं रहेगी, यानी परिवर्तन में नहीं रहेगी, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। और उद्घोषणा के अनुमोदन का जो संकल्प है प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, उसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। यानी उद्घोषणा का जो अनुमोदन है वो विशेष बहुमत से होगा, यानी जितने भी सदस्य उपस्थित है कुल संख्या के बहुमत तथा जो भी उपस्थित सदस्य और मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 सदस्य, और 2/3 का मतलब हो गया 66% से अधिक जो सदस्य है अगर सहमत होंगे तभी वो पास माना जाएगा। सामान्य बहुमत जो जैसे 100 में से 51 का जो बहुमत होगा आधे से एक अधिक होगा वो सामान्य बहुमत होगा, लेकिन विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत द्वारा ये उद्घोषणा है उसका अनुमोदन अनिवार्य है, तभी ये लागू मानी जाएगी या प्रवर्तन में रहेगी। नेक्स्ट है उद्घोषणा की अवधि, पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो एक बार जो उद्घोषणा है उसको अनुमोदन हो जाए उसके बाद में आपात की उद्घोषणा को 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। यदि पहले से वापस नहीं ली गई हो तो 6 माह की उसकी वैलिडिटी होती है, और 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। यानी जब दोनों सदन इसको अनुमोदित कर देते हैं उस तारीख से लेकर के 6 माह तक ये उद्घोषणा जारी रह सकती है। उसे 6 माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको आगे बढ़ाना है तो दोनों सदनों के जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों द्वारा अलग अलग पृथक रूप से अनुमोदन आवश्यक है, और उसको 6 महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है, और 6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने की वाला संकल्प पारित किया जाता है उतनी बार 6 माह की अवधि के लिए उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी रहती है। यानी 6 महीने का आगे खिसका सकते हैं, अर्थात संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए जारी रहती है। यानी एक बार में संसद 6 माह तक उद्घोषणा का अनुमोदन करती है, उसके बाद में दोबारा 6 माह के बाद में दोबारा अनुमोदन जरूरी है, तभी वो उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी। उद्घोषणा की वापसी, अब जैसे मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि अब आपातकाल की स्थिति की जरूरत नहीं है तो आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चावर्ती उद्घोषणा सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। तो ज्ञातव्य है कि वापस लेने की उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। यानी अगर राष्ट्रपति को लगे कि आपातकाल की स्थिति में सुधार हो गया और कुछ आवश्यकता नहीं है तो कभी भी उसको वापस ले सकता है, और लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित करती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस करने के लिए बाध्य होते हैं। यानी दोनों बातें कि राष्ट्रपति स्वयं भी उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं, और दूसरा अगर लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे कि उद्घोषणा को वापस लिया जाए तभी राष्ट्रपति बाध्य है कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा को वापस लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 यानी भाग सदस्यों द्वारा आपातकाल उद्घोषणा को वापस लेने के संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को, यानी जब लोकसभा सत्र में हो या राष्ट्रपति को जबकि लोकसभा सत्र में नहीं हो तो राष्ट्रपति को दी जाती है। तो यथास्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति ऐसी सूचना की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार के लिए लोकसभा की विशेष बैठक आउट करता है या बुलाता है, अनुच्छेद 352(8) के तहत। यानी कि अगर मान लो संसद के लोकसभा के 1/10 सदस्य कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है वापस लेने के लिए अगर कोई प्रस्ताव पर भेजते हैं तो अध्यक्ष को भेजेंगे, यानी लोकसभा अध्यक्ष को, अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो, या सीधे राष्ट्रपति को भेजेंगे तो राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव पे 14 दिन के भीतर है वो लोकसभा की विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी, और जो भी आपात की उद्घोषणा है उसको वापस लेने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाती है। अब उद्घोषणा का प्रभाव, यानी अगर आपात की उद्घोषणा हो जाती है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे।
तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के अधोलिखित यानी कुछ निम्न जो प्रभाव होंगे। पहला प्रभाव है कि आपात के प्रवर्तन के द्वारा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को यह निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपने कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे। यानी केंद्र सरकार या जो लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली बन जाती है और वो राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वो किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे। अतः आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती है। यानी राज्यों पे जो भी कानून वगैरह बनाने का या जो भी जिस तरीका का जो भी शक्ति का प्रयोग करना है वो केंद्र के हिस्से में आ जाता है या केंद्र के हाथ में आ जाता है 353 का के तहत। और संसद की विधायी शक्ति के विस्तार हो जाता है, यानी संसद की जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं वो बढ़ जाती है और वह राज्य सूची के किसी भी विषय पे कानून बना सकती है। अब आपको पता होगा कि 3 जो सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची में सामान्य रूप से राज्य ही कानून बनाते हैं, उस सूची के जो भी विषय होते हैं उनसे संबंधित कानून है वो राज्य बनाते हैं। लेकिन अगर आपात की स्थिति है, आपातकाल घोषित है किसी राज्य में या पूरे देश में, तो राज्य सूची के विषयों पर भी संसद है वो कानून बना सकती है। ये महत्वपूर्ण बात है। और उल्लेखनीय है कि इस दौरान राज्य विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती, केवल निलंबित हो जाती है। यानी उस समय जब राज्य में आपात या देश में या किसी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा होती है तो वहाँ की जो भी विधानमंडल है, लोक विधानसभा, विधान परिषद वगैरह, वो निलंबित नहीं होती, कुछ समय के लिए समाप्त नहीं होती लेकिन कुछ समय के लिए निलंबित हो जाने उनकी शक्तियाँ हैं वो संसद द्वारा काम में ली जाती है। और संसद द्वारा बनाई गई विधि उद्घोषणा में परिवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है। और जो संसद द्वारा बनाई गई जो भी उद्घोषणा होगी वो 6 माह तक वैलिड रहती है। नेक्स्ट है कि उल्लेखनीय है कि यदि आपात उद्घोषणा भारत के किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए की गई हो, यानी या तो किसी राज्य के लिए या राज्य के किसी भाग के लिए की गई हो, तो संघ राज्यों को निर्देश देने की शक्ति या संसद की राज्य सूची पे विधि बनाने की शक्ति का विस्तार उन राज्यों के संबंध में भी होगा जिन पर उद्घोषणा परिवर्तनशील नहीं है, यदि उसकी सुरक्षा उन राज्यों के क्रियाकलापों के कारण जिनमें उद्घोषणा परिवर्तन में है, संकट में है। यानी कि अगर मान लो किसी राज्य में आपात की उद्घोषणा है लेकिन उसके जो पड़ोसी राज्य में उससे अगर प्रभाव पड़ता है तो उस संबंध में भी संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो उस विषय में भी राज्य सूची के जो भी बिंदु है उन पे कानून बना सकती है। और आपात उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वो संघ और राज्यों के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों जैसे अनुच्छेद 268 से लेकर के 279 तक में परिवर्तन या उपांतरण मॉडिफिकेशन का आदेश कर सकते हैं अनुच्छेद 354 के तहत। और ऐसे आदेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। यानी आपातकाल की घोषणा के दौरान संघ और राज्यों के मध्य जो राजस्व वितरण वाला मामला है उस पर भी केंद्र के पास शक्तियाँ आ जाती है और संसद के दोनों सदनों में इस पर कानून बन सकता है। अब है आपात के दौरान मूल अधिकार। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो, यानी कि आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण घोषित किया गया हो, तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट्स ऑफ फ्रीडम है, वो स्वतः निलंबित हो जाता है। अतः राज्य कोई ऐसी विधि बना सकता है या कार्यपालिका कृत्य कर सकती है जो उन स्वतंत्रता में कमी करती हो या उन्हें छीनती हो, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी जब युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 द्वारा जो भी स्वतंत्रता मिली गई है वो स्वतंत्रता है उनमें कमी हो सकती है या राज्य उसको छीन सकता है और उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसी विधि उद्घोषणा के परिवर्तन में न होने पर तुरंत प्रभावी नहीं हो जाती है। और परंतु कोई भी ऐसी विधि या कार्यपालिकी कृत्य जो आपात की उद्घोषणा से संबंधित नहीं है उसके संबंध में मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होता। यानी सामान्य रूप से जो अनुच्छेद 19 वाली जो स्वतंत्रता है उनका है वो हट जाती है या उसमें रोक लग जाती है। अतः यदि वे अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनते हैं या कम करते हैं तो उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और ध्यातव्य है कि यदि आपात की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर की गई हो तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होते। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था कि अगर अनुच्छेद 19 के तहत जो सशस्त्र विद्रोह है अगर ऐसी घटना है तो अनुच्छेद 19 के जो स्वतंत्रता है मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होंगे। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है उसमें अगर है तो वो 19 द्वारा जो भी मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाएगा। और अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को परिवर्तित
कराने के अधिकार को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। जब आपात उत्तोलना परिवर्तन में हो तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा यह घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में से ऐसे अधिकारों को, यानी आपको एक इसमें और पॉइंट आ गया कि मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 में है, और उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 के जो छोड़ करके आदेश में उल्लेखित किए जाए परिवर्तित कराने के लिए किसी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार है वो निलंबित रहेगा। यानी आपातकाल में 19 और 20 को छोड़ करके अन्य जो भी मूल अधिकार है उनका निलंबन हो सकता है, और ये आदेश पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। जब राष्ट्रपति उक्त आशय का आदेश जारी कर देता है तब उन अधिकारों के संबंध में जो आदेश में उल्लेखित है राज्य कोई भी विधि बनाने या कार्यपालिका कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो जाता है, और ऐसी विधि या कार्रवाई को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उससे उन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो, और ऐसी विधि आदेश के परिवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। उल्लेखनीय बात है कि राज्य द्वारा बनाई गई विधि में इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह तत्समय प्रवृत्त आपात की उद्घोषणा के संबंध में है तथा कार्यपालिका की जो कार्रवाई है आपात से संबंधित विधि के अंतर्गत की जानी चाहिए, अन्यथा उन्हें राष्ट्रपति के आदेश का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा और उन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को यह अधिकार हो जाता है कि वह एक बार में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल को बढ़ा दे, परंतु इसका विस्तार आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह से अधिक की अवधि का नहीं होगा। यानी आपातकाल की अगर उद्घोषणा हो जाती है तो लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपातकाल नहीं हो तो 6 माह से अधिक लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ सकता। आपात स्थिति में या आपातकाल की उद्घोषणा में 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, यानी 5 साल का कार्यकाल है वो 6 साल तक हो सकता है अगर आपात स्थिति लागू रहती है। दूसरा है आपात के लागू होने के रहने पर संसद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से अधिक और अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाने के लिए संकल्प पारित कर सकती है। यानी अगर किसी राज्य में या देश के किसी भाग में आपात की घोषणा हो चुकी है और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अगर अब जो लागू है तो वो अधिकतम 1 वर्ष से अधिक के लिए भी संकल्प कर सकती है, और यदि निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित कर देता है कि निर्वाचन में कठिनाई के कारण राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना आवश्यक है तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से आपात उद्घोषणा में जो अनुच्छेद 352 से संबंध में जो विशेष या डिटेल में जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। अगले टॉपिक में हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसको अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा, और खास करके जो भी आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और खास करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अलग कलर से नोट किए हैं आपको प्रदर्शित करने के लिए, ताकि आप उन पर ज़्यादा गौर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अगर आप और भी ये वीडियो पाना चाहते हैं या चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अगर आप पे मैनेजर से संबंधित या साला दर्पण से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उस टॉपिक से संबंधित वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी इसी तरह के इसी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।